हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th जो आप लोग का गणित का पेपर होने वाला है 11 फरवरी को दोस्तों, है ना। उसके लिए वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अंत तक बनिएगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए एनुअल एग्जाम 2026 गणित का जो आप लोग का 11 फरवरी को एग्जाम है ना। तो उसके लिए वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो क्वेश्चन किस तरह का है। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले जो रहेगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले पूछे जाएंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करे, ध्यान देंगे दोस्तों। 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 96 को जो है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, यानी दोस्तों 96 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 48 बार में, 48 में 96 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा दोस्तों कितना बार में जाएगा इस बार, तो जाएगा आपकी 24 बार में, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से जाएगा 12 बार में, फिर 2 से जाएगा दोस्तों 2 छक 12, फिर जाएगा 2 से 2 तिया 6। तो देख लीजिए 2 कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। 2 का पावर 5 दोस्तों, यही घात अधिकतम घात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि 26 और 91 का एचसीएफ है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 26 का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका दोस्तों हो जाएगा 2 गुना 13, ठीक है दोस्तों। अब इसका देख लीजिए 91 का तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुना 13 हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से। और एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में मिलेगा तभी जाकर उसका एचसीएफ होगा। तो देख लीजिए 13 मिल रहा है दोस्तों, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एलसीएम पूछे रहता तो कैसे करते, तो एलसीएम में दोस्तों क्या 13 तो ले लिए थे, जो मिला उसको ले लेंगे, बाकी जो बच गया उसको भी ले लेंगे, यानी 2 गुने 7 भी ले लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 13 से 91 और 91 दूना कितना होता है, 2 एकम 2 दूना 18, यानी 182 हो जाता है एलसीएम की बात करें तो 182 आपका हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है। ए में देख लीजिए π/2, ये दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है। बी देख लीजिए √7, ये भी दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है। सी देख लीजिए √3/√5, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी को देख लीजिए, लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए 5√8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, बटा में दोस्तों √2, ठीक है। अब देखिए जो जोड़ा मिले इसको बाहर ले लेंगे, यानी 5 गुने 2 एगो निकाल लेंगे और एगो अंदर √2 रहेगा और बटा में अंदर √2, ठीक है दोस्तों। √2 से √2 कट जाएगा, 5 गुना हो गया 10, है ना, जो कि दोस्तों 10 एक परिमेय संख्या है। बटा में कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन पूछा था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है ना। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर बार पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका x अक्ष है, जितना बार x अक्ष पर काट देगा वही आप लोग का शून्यक हो जाएगा। देख लीजिए एक बार कटा है, इधर एक बार कटा है, 2 बार ना, 2 बार कटा है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों का योग यानी दोस्तों शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b, वही होता है ना। अगर b का मान कितना है 7 है दोस्तों, तो -7 हो जाएगा। a का मान कितना है, कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है तो 1 यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा -7। कितना हो जाएगा, -7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, जैसे a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो, समीकरण युग्म का क्या होगा दोस्तों, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर 2 हल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला केस आपको पता होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना। तो इसका दोस्तों अद्वितीय हल होता है, क्या दोस्तों, एक हल या फिर अद्वितीय लिख रहे हैं, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय हल, ठीक है दोस्तों। अगर इस प्रकार रहेगा। अब दूसरा केस की बात करें दोस्तों, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका दोस्तों अनेक हल, दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल इसका होता है, ठीक है। अगर दोस्तों तीसरा केस की बात करें तो बताया गया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसका जो है ना कोई हल नहीं होता है दोस्तों, इसका जो है कोई हल नहीं होता है,
ठीक है, कोई हल नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही आप लोग का है दोस्तों, यही केस है, केस नंबर 3 है ना। तो ये कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि समीकरण युग्म x + y = 5 और 2x - 3y = 4 का हल है ना। तो कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम विलोपन विधि से ज्ञात कर रहे हैं, है ना। क्या क्या समीकरण दिया है दोस्तों, समीकरण आपका दे रखा है x + y = 5, है ना, और दे रखा है दोस्तों 2x - 3y = 4। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं विलोपन विधि से तो एक पद बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको बराबर करेंगे पहले। तो नीचे जो है हमको यहाँ पर दोस्तों हमको x का बराबर करना है, तो क्या करेंगे, 2 नीचे है तो यहाँ कर देते हैं गुना 2 से। यहाँ ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है तो नीचे गुना कर लेते हैं x। इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब इसको कर लीजिए, ये 2 से गुना कर रहे हैं, सब में गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा, अब बराबर 5 गुना हो जाएगा 10। फिर x से गुना कीजिएगा तो 10 के 10 रहेगा, यानी 2x रहेगा -3y = 4। इसको समीकरण 3 डाल देते हैं, है ना। अब इसको समीकरण 4 डाल देते हैं। यहाँ करेंगे दोस्तों घटाने पर, क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर, है ना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं मतलब यहाँ माइनस है दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना। इस प्रकार से प्लस माइनस कट जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5y, ठीक है। और घटाएंगे दोस्तों 10 में 4 तो 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, y का मान हो जाएगा 6/5, है ना। y का मान निकाल लिया हम लोग 6/5। अब देखिए क्या करेंगे, इधर पढ़ लेते हैं चिन्ह। अब यहाँ कर लेंगे दोस्तों, y का मान निकालिए 6/5। अब x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में, कैसो समीकरण 1 में जो है ना y का मान धरने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का मान रखने पर दोस्तों एक लीजिए, समीकरण 1 क्या है, तो x + y है, क्या दोस्तों, x + y = 5 है। तो y का मान कितना है, निकला है दोस्तों 6/5। तो क्या करेंगे, x प्लस हो जाएगा 6/5 और बराबर में 5, है ना। x बराबर हो जाएगा 5 - 6/5, ठीक है दोस्तों। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। क्या निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6/5 है, ठीक है। बराबर में हो जाएगा 5, एक का एलसीएम हो जाएगा 5, फिर 1 × 5 = 5, कैसे 1 × 5 = 5 और 5 = 25, है ना। और 5 × 5 और 6 × 6 हो जाएगा, 25 में 6 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना, 19/5 आ जाएगा दोस्तों x का मान, है ना। यानी कि x का मान 19/5 और y का मान 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्नांकित में से कौन द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण की बात किया है, चलिए चेक करते हैं। ए में आपका दिया x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर दोस्तों a + b का होल स्क्वायर होता है, इसका तोड़ देंगे, यानी कि x² प्लस, है ना, 2x × 1, है ना। फिर प्लस हो जाएगा दोस्तों यानी 1 का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा 2 × x - 3, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि x² है, 2x × 1 कीजिएगा तो दोस्तों हो जाएगा आपका कितना, 2x हो जाएगा, प्लस में दोस्तों 1 हो जाएगा, है ना। बराबर में 2x कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, फिर कीजिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों x² जो है यहाँ पर x² रह ही रहा है, यहाँ पर दोस्तों जो है आपका द्विघात समीकरण यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आप लोग का द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बाकी चेक कर लीजिए, आप लोग का नहीं होगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि द्विघात समीकरण जो है ना 6² - x - 2 का 2 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से अगर आप विविक्तर निकालते हैं तो मूलों की प्रकृति भी ज्ञात हो जाएगा। तो विविक्तर d बराबर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होता है ना। तो b आपका कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी -1 का होल स्क्वायर, -4 a कितना है तो a आपका 6 है, c कितना है c आपका -2 है तो -2 कर देंगे, है ना। फिर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो दोस्तों 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 जगह 24 दूना 48, यानी 48 एक कितना हो गया, 49 हो गया। मैंने कहा डी का मान जो है 49 आ गया, यानी 0 से दोस्तों क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों केस क्या होगा, यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, कैसे वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर। यहाँ पर दोस्तों सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर d बराबर होता है a2 - a1, क्या होता है दोस्तों, a2 - a1, a2 क्या है -1 और ये आप लोग का है -5 है, ठीक है। यह हो जाएगा -1 और +5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि AP इतना का 10वां पद का मान होगा। तो a10, कैसे a10 पूछा है, a10 बराबर हो जाएगा a + 9d,
है ना। ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सार्वंतर। प्रथम पद कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस 9। डी कितना है दोस्तों 7 में से 2 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 है ना। 2 + 9 = 45 और हो जाएगा आपका 47 जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर देख लीजिए क्या है, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी है ना। दूरी सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x2 क्या है तो x2 दोस्तों यहाँ पर हो जाता है a वाला, ये आप लोग का होता है x1 और होता है y1। ये दोस्तों आप लोग का x2 होता है और ये आप लोग का y2 होता है। तो x2 कितना है तो -3 है तो -3 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे x1 कितना है तो x1 0 है तो 0 कर देंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 आपका दोस्तों -4 है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस कर देंगे 0 है तो 0 कर देंगे इसका होल स्क्वायर। अब -3 का होल स्क्वायर निकालेंगे 0 को छोड़ देंगे दोस्तों है ना। और यहाँ पर निकालेंगे -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 का होता है कितना तो 9 होता है, इसका होता है 16। 16 में कितना हो गया 100 25 हो गया। 25 का रूट कितना होता है तो 5 होता है, यानी 5 इकाई जो है इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना। मध्य बिंदु यहाँ पूछा है तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर रेखाखंड क्या क्या है दिया है। यहाँ पर रेखाखंड दिया है दोस्तों ए और बी है ना। ए कितना है तो 2 है और -4 है। बी कितना है तो 4 है और -2 है। ठीक है दोस्तों, अब बिंदु रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं P बिंदु है और XY का मान ज्ञात करना है। तो निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को निकाल देना है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि P का निकालना है तो P में है दोस्तों XY। ठीक है, इसका होता है दोस्तों x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। x1 कितना है दोस्तों x1 आपका 2 है, x2 कितना है तो x2 का 4 है बटा में 2 हो जाएगा है ना। और y1 कितना है तो y1 -4 है और वो आप लोग का है दोस्तों कितना तो -2 है, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस और -2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बटा में हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है आगे, यहाँ 4 2 कितना हो जाएगा 6 बटा 2 हो जाएगा, कोमा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस और 4 2 हो जाएगा, ये भी दोस्तों आपका -6 है ना। इसको निकालेगा 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक आएगा प्लस में 3 और एक आएगा माइनस में 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे कि आकृति में डी समांतर BC है तो इसी का मान है। ठीक है दोस्तों, इसी का मान पूछा है तो क्या निकालेंगे यहाँ पर दोस्तों थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। क्या होता है थेल्स प्रमेय तो AD बटा दोस्तों AD बटा DB हो जाएगा बराबर में AE बटा EC हो जाएगा, AE बटा EC हो जाएगा है ना दोस्तों। तो AD कितना है, AD आपका दिया है दोस्तों 1 और DB आपका 2 है बराबर में AE कितना है तो AE दोस्तों आप लोग का 1.5 है और बटा में AC आप लोग को निकालना है, EC निकालना है। तो फिर यहाँ तिरछा गुना कर लीजिए इधर से इधर, EC हो जाएगा दोस्तों 1.5 गुना होता है 3, इसी का मान निकल गया 3 सेंटीमीटर है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है दोस्तों ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ध्यान देंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में यदि कोण A बराबर कोण F बराबर 50 डिग्री तो कोण B बराबर कोण E बराबर 70 डिग्री तथा कोण C बराबर कोण D बराबर 60 डिग्री है, तब कैसे करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर 2 त्रिभुज है दोस्तों, कौन कौन त्रिभुज है, एक 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है दोस्तों A और B और C, एक और त्रिभुज है आप लोग का है, कौन त्रिभुज है दोस्तों तो त्रिभुज DEF है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कोण A जो है कोण F के बराबर है, मतलब ये जो कोण है दोस्तों ये कोण F के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देंगे और कोण B जो है कोण E के बराबर है, कोण B जो है दोस्तों कोण E के बराबर, इसको डबल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोण C जो है कोण D के बराबर है, नहीं E जो है दोस्तों ये आप लोग का C के बराबर है, किसके बराबर है C के बराबर है दोस्तों, ये D के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो गया है ना। चलिए यहाँ से हो गया दोस्तों। अब पूछा है कि तब समरूप त्रिभुज क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ABC के, सो त्रिभुज ABC है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा A पहले 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा पहले F, कैसो F त्रिभुज F, फिर हो जाएगा दोस्तों 2 वाला सो FED जो कि कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है दोस्तों है ना, C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं है ना।
तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। और 17 में क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर है, विविक्तर निकालना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग, है ना। विविक्तर अभी तुरंत निकाला है, किस प्रकार से निकाला जाता है इसका सूत्र बता दे रहे हैं। डी बराबर जो होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस पर बैठा दीजिए आप लोग का विविक्तर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि वृत्त है दोस्तों, ऐसे निकाल दिए, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु दोस्तों, है ना, एक ही बिंदु, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है, कौन सा कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब ये आपका वृत्त है और स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। दोस्तों स्पर्श बिंदु कहाँ हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब त्रिज्या आपको यहाँ है, यहाँ से कीजिएगा दोस्तों, तो कौन सा कोण बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा दोस्तों, है ना। क्या बनेगा, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि यदि कोस ए बराबर 3/5 तो कोसेक ए का मान है। ठीक है दोस्तों, कोसेक ए का मान पूछा है। देखिए कोस ए बराबर 3/5 दिया है, तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कोस बराबर होता है, क्या होता है, b/h होता है, तो 3/5 यानी b का मान दे रखा है दोस्तों 3 और h का मान दे रखा है 5, है ना। तो यहाँ पर निकालना हमको p, क्योंकि कोसेक बराबर होता है, क्या होता है, h/p होता है दोस्तों कोसेक बराबर, तो हमको p निकालना होगा। p बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। अब h कितना है दोस्तों, तो h आपका है 5 और 5 की स्क्वायर करेंगे, माइनस b कितना है, तो भाई b आपका 3 है ना, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा 25 और 3 हो जाएगा 9, करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का होता है 4, है ना दोस्तों। यहाँ पर p निकल गया 4, p निकल गया 4 दोस्तों, है ना, और h आपका 5 है। तो क्या पूछा है दोस्तों, कोसेक a का मान, कोसेक a बराबर होता है, क्या होता है, h/p होता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 5/4, है ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि यदि 2 कोस ए बराबर 1 तो ए का मान है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 2 कोस ए बराबर 1 दिया है, तो 2 जो है गुना में है, इधर जाकर भागा में हो जाएगा, यानी कोस ए बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 दोस्तों कोस कितना डिग्री का मान होता है, तो भैया 60 डिग्री का मान होता है। कितना दोस्तों, 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन सी, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या ध्यान देंगे दोस्तों, 3 कोट स्क्वायर ए माइनस 3 कोसेक स्क्वायर ए बराबर है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, है दोस्तों, ये आप लोग का हो गया। अब देखिए ध्यान देंगे, तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए है यहाँ पर, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस को जो है ना कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3 फिर माइनस को कॉमन लेते हैं दोस्तों, है ना, 3 माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तो आप लोग का कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, है ना, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए 3 गुने माइनस, यहाँ पर इसका मान होता है 1, तो -1 कर देंगे, 3 दूना 3 एकम 3, तो -3 हो जाएगा, है ना दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना में यदि इतना हो तो समीकरण युग्म का क्या होगा। तो दोस्तों जस्ट हम बताएं आप लोग को, है ना, कि अगर इस तरह का रहेगा तो ये आपका पहला केस है, तो पहला केस में क्या है कि अद्वितीय हल होगा दोस्तों, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों 24 नंबर, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है इसका आप लोग सोल्यूशन करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है, कैसो ये आप लोग का होमवर्क है। 24 से लेकर 30 तक जो है आप लोग आंसर कमेंट में बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलिए देख लीजिए 24 नंबर का आप लोग क्वेश्चन है। 25 नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि थीटा केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका कमेंट कीजिए दोस्तों, है ना। फिर देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग करके बनाइएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है निकालना है दोस्तों। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, पाई r स्क्वायर होता है, तो इसको आप लोग बना कर जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हो गया। अब 27 देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी करेंगे। फिर 28 देख लीजिए, सारा दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और इसका अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा, तो प्रथम 3 लगातार क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और सबको जोड़ देंगे और कितना संख्या 3 है तो 3 से भागा दे देंगे दोस्तों, 6/3 आएगा, यानी 2 निकल जाएगा दोस्तों। कितना निकल जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी,
है ना। फिर देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कब दोस्तों, तो 0 और 1 के बीच होना चाहिए, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन ए दोस्तों, तो ये आपका प्रायिकता है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत। बी देख लीजिए 2.5 दे दिया, यानी बी सी दे दिया दोस्तों 1 से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सी को चेक कर लीजिए, डी को चेक कर लीजिए, आपका दोस्तों 1 से नीचे ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम लोग आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को देखें, जो कि बाकी 6-7 क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग को होमवर्क दे दिए हैं। जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सारे का प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।